Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the episode number 38, where we are going to study an international news and that too about our neighbor. So, this news is all about Bangladesh election result. बांग्लादेश में अभी रिसेंटली 12 फेब को इलेक्शन हुए थे एंड उनका रिजल्ट जो है अभी सामने आ चुका है एंड ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि एसएसबी के लिए प्रिपेयर करें एनी काइंड ऑफ एसएसबी। तो वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि अभी हमारे नेबरहुड में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो पिछले एक साल से लाइक फ्रॉम 2024 यू कैन सी देयर वाज अ पार्टी चेंज और देयर वाज अ गवर्नमेंट चेंज इन बांग्लादेश। 2024 जुलाई में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद में शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया एंड शेख हसीना इज़ इन इंडिया। उसके बाद से एंटी इंडिया सेंटिमेंट सामने आए बांग्लादेश में, काफ़ी कुछ हुआ जो कि हम इस न्यूज़ में पढ़ने वाले हैं। हम इस न्यूज़ में पढ़ेंगे कि कौन जीता, कौन नेक्स्ट पीएम बनने वाला है और नेक्स्ट पीएम की आइडियोलॉजी क्या रहने वाली है एंड रिलेटेड टू दैट आइडियोलॉजी वो इंडिया को कैसे इम्पेक्ट करने वाली है। हम सब कुछ इस न्यूज़ में कवर करेंगे, तो डोंट वरी, हम लोग कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कैलिब्रेटेड न्यूज़ फॉर योर एसएसबी। यू कैन रिलाई ऑन इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर जितने भी फेस इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, आई थिंक आपको सब पता होंगे एंड मे बी इस फेस के बारे में अभी आपको नहीं पता होगा क्योंकि दिस इज़ अ न्यू फेस एंड ही इज़ तारिक रहमान। ठीक है, एंड ये बीएनपी को लीड कर रहे हैं। ये वो पार्टी है जो इस इलेक्शन में जीती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कितने सीट से जीती है, कितने वोट्स मिले हैं। बाकी ही इज़ द लीडर ऑफ बीएनपी एंड ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ बांग्लादेश। इनकी क्या आइडियोलॉजी रहने रहने वाली है वही इम्पैक्ट करेगी इंडिया के साथ बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ही इज़ अ 60-year-old मैन एंड ही इज़ द सन ऑफ द फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश खलीदा जिया। तो यहाँ पर ये बीएनपी से बिलोंग करते हैं। नाउ आपको ये तो पता होगा, शी इज़ शेख हसीना। शी वॉज द फॉर्मर पीएम ऑफ Bangladesh and she was the PM for 15 years, last 15 years. तो यहाँ पर ये हमारे लिए important है because she is in India and she is continuously giving kind of speeches from here, from our soil. Then he is the man जो कि पिछले 1.5 साल से लाइक फ्रॉम 2024 अगस्त से ही इज़ द पर्सन जो कि बांग्लादेश में एक लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी हुई है जो 2024 से एंड फरवरी 2026 तक जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उनमें जो जिसको हेड किया वो ये पर्सन है। ही इज़ नोबेल लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिटीज, तीनों फेसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लाइक अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से ये कौन कौन है तो आप बता सकते हो। ठीक है, लाइक वहाँ पे पिक्चर तो नहीं दिखाई जाएगी बट आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए एंड थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी द हेडलाइन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर दैट लैंडस्लाइड रिटर्न बीएनपी रहमान सेट टू बी बांग्लादेश पीएम। ठीक है, ये ही इज़ तारिक रहमान एंड इनके बारे में बात करी जा रही है कि नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं बांग्लादेश के। नाउ हेयर इज वन इंपॉर्टेंट लाइन, पार्टी सिक्योर्स 2/3 मेजोरिटी। सो दिस इज अ वेरी बिग विन। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी, इट मीन्स उनको किसी भी अलायंस की ज़रूरत नहीं है, कोalition गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 2/3 मेजोरिटी अचीव कर ली है एंड वो अपनी गवर्नमेंट ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, अभी बांग्लादेश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। वहाँ पे 2 हाउसेस नहीं, जस्ट लाइक इंडिया। यहाँ पर इंडिया में 2 हाउसेस हैं, हमारे पास अपर हाउस है लोअर हाउस है, बट बांग्लादेश में ओनली सिंगल हाउस है जिसको चेंज करने की बात की गई है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़ एंड उससे पहले थोड़ा सा स्टैटिक हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी। क्योंकि बांग्लादेश की बात हो रही है एंड दैट टू अ नेबर, तो थोड़ा बहुत आपको स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स कौन है एंड बाकी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं तो कितना बॉर्डर शेयर करते हैं एंड थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी रही है। तो हिस्ट्री जो ये रही है कि बांग्लादेश के फॉर्मेशन में, लाइक जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था 1971 में, आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको हम बोलते हैं 1971 वॉर, जिसमें इंडिया का एक मेजर रोल था। लाइक इंडिया वॉज द मेजर पार्टी जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हेल्प की थी। तो उसके बाद में बांग्लादेश फॉर्म हुआ एंड उसके बाद से इंडिया को एक बिग ब्रदर की तरह परसीव किया गया बाय बांग्लादेश। ओके, उसके बाद में अब आपको देखना है क्योंकि बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर विद आर कंट्री, इट्स अ नेबर। तो कितना बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, अब इंडियाज लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। ठीक है, तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कितना बॉर्डर है। द नंबर इज अगैन इम्पॉर्टेंट, 4096 किलोमीटर्स। ठीक है,
हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में से जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। अब फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन-कौन से स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर हो किया जाता है बाय बांग्लादेश। तो यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं जिनके नेम आप बिल्कुल लर्न करिए। वेस्ट बंगाल, सॉरी, हियर इज़ वेस्ट बंगाल, लाइक हियर यू कैन सी इन द मैप एज़ वेल। यहाँ पे ये बांग्लादेश है, दिस बांग्लादेश, एंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा होगा, तो ये ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया में, एंड सॉरी इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। देन वेस्ट बंगाल यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट, जो यहाँ पे बॉर्डरिंग स्टेट है। उसके बाद में यू कैन सी असम, तो यहाँ पे असम है ऊपर, एंड देन मेघालय, सो दिस इज थर्ड, एंड त्रिपुरा तो आपको दिख ही रहा होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ मिजोरम इज हेयर। ठीक है, तो 5 टोटल स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे तीस्ता रिवर आती है सिक्किम में, पहले वो जाती है, देन वो जाती है बांग्लादेश में, फिर सॉरी वेस्ट बंगाल में, देन वो जाती है फिर बांग्लादेश में। ठीक है, तो तीस्ता रिवर यहाँ पे आती है, फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आती है। ठीक है, गंगा भी यहाँ पे आती है। तो आपको पता होगा कि ये रिवर्स हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग केवल बॉर्डर शेयर नहीं करते, हम लोग रिवर्स भी शेयर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द न्यूज़ नाउ। अब रिजल्ट्स क्या रहे? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने विनर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि कौन विनर रहा है, एंड उनकी मेजॉरिटी भी मैंने बताई, 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल चुकी है। तो कितने उन्होंने सीट्स टोटल जीते हैं? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNPS, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एंड ये इसमें लीडर जो है वो तारिक रहमान है। इन्होंने सीट अब की बार जो जीती हैं वो 212 हैं, लाइक 209 भी कई जगह पे लिखा हुआ है, तो वो अकेले BNP के लिए हैं। अगर हम उनके पार्टी अलायंसेस के साथ में और जोड़ दें तो 212 है, एंड 299 टोटल सीट्स हैं, और उनमें से इन्होंने इतने सीट्स को जीता है। एंड यहाँ पे टोटल 300 सीट्स थे, एक सीट को कैंसिल कर दिया गया बाय इलेक्शन कमीशन जो बांग्लादेश की है। ठीक है, तो इनको 2/3 मेजोरिटी मिल चुका है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प डेटा, आप इजीली आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, बहुत ईजी है इसको याद रखना। देन ऑपोजिशन ने कैसा परफॉर्म किया इस बारी, क्योंकि ये तो विनिंग पार्टी है, बट ऑपोजिशन में कौन है? तो यहाँ पे ऑपोजिशन में एक पार्टी सामने आई है विच इज द पार्टी जो कि इस अब की बार लग रहा था कि जीत जाएगी, क्योंकि जो उनका इस बार पॉलिटिकल कैंपेन्स थे, उनकी जो प्रेजेंस थी वो काफ़ी अच्छी रही है। क्योंकि 2024 में जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था, एनसीपी ने करवाया था। अ, ठीक है, एनसीपी पॉलिटिकल पार्टीज निकल के सामने आई जो कि स्टूडेंट बेस्ड थी। ठीक है, एंड इस एनसीपी की जो आइडियोलॉजी थी वो भी किससे सेम थी? जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी इज ऑपोजिशन जो कि बैन थी जब शेख हसीना पीएम थी। ठीक है, शेख हसीना ने जमात इस्लामी को कम्प्लीटली बैन किया हुआ था, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। इन्होंने पिछले 1 साल में लाइक इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखे हैं, एंड ये हमेशा से जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए फेवर में रहते हैं। ठीक है, इनका जो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन है वो भी अच्छा है। पिछले आप 1 साल में देखोगे तो इन्होंने मीटिंग्स भी की हैं कुछ पाकिस्तानी जनरल्स के साथ में। ठीक है, तो ऑपोजिशन में यहाँ पर लाइक अगर हम लोग केवल जमात इस्लामी की बात करें तो इन्होंने 68 केवल सीट्स को जीता है। बाकी 11 पार्टी ब्लॉक अगर टोटल हम लोग अलायंस को बात करें जिसमें जमात इस्लामी जिसको लीड कर रही है, तो उसमें इन्होंने 77 सीट्स जीती हैं। तो ये अगेन एक बन जाती है एक बिग ऑपोजिशन, क्योंकि विनर के बाद में अगर किसी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं तो वो जमात इस्लामी के पास में ही है। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। ठीक है, बाकी ये जो है ये सेंटर राइट पार्टी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अवामी लीग। ठीक है, अब हम लोगों ने विनर की बात की, हम लोगों ने ऑपोजिशन परफॉर्मेंस की बात की, बट व्हाट अबाउट अवामी लीग? कौन सी अवामी लीग? जिसको शेख हसीना जिसकी लीडर थी। ठीक है, शेख हसीना की पार्टी जो थी, इस बार उनको इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया गया। ठीक है, उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, जैसे हमेशा से शेख हसीना करती आई है बाकी पार्टीज़ के साथ में, वैसे ही अब की बार उनकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया। फॉर ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ग्राउंड ये थे क्योंकि उन लोगों ने पिछले साल लाइक 2024 में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाए गए थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, कि वो लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे चार्जेस थे। तो उन बेसिस पे उनके ऊपर उन ग्राउंड्स पे उनको उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, एंड यहाँ पर द स्टेटस इज बैन, एंड रीज़न जो है वो 2024 के जो प्रोटेस्ट क्रैकडाउन था, एंड इसके लिए इसको बैन किया गया। एंड ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जब 1971 जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी।
ठीक है। तो इस बार पॉलिटिकल पार्टी जो अवामी लीग है उसको बैन कर दिया गया था एंड वो इलेक्शन में नहीं उसने लड़ा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। ठीक है, अ, अभी आपने देखा होगा, जब भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो देयर वाज अ न्यूज़ कि इलेक्शंस तो हुए। ठीक है, इलेक्शंस में बीएनपी जीत गई एंड जमाते इस्लामी बिकेम द मेन ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, जमाते इस्लामी बिकेम द मेन ऑपोजिशन पार्टी। बट यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी इलेक्शंस के साथ में, जब लोग वोट करने जा रहे थे, देवर टू बैलेट्स। ठीक है, एक बैलेट जो था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए था एंड देयर वाज वन पिंक बैलेट। ठीक है, दिस पिंक बैलेट वाज फॉर रेफरेंडम। यहाँ पे लोगों को वोट वोट करना था, येस या नो। अब किस चीज़ के लिए येस या नो? तो येस या नो वोट करना था रेफरेंडम, जो जुलाई नेशनल चार्टर रेफरेंडम है उसके लिए। ठीक है, अब क्या मतलब, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? लोगों से जब पूछा जाता है कि आप इसके लिए राजी हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर कोई भी, मैंने आपको सिचुएशन दी थी, फॉर एग्जांपल कश्मीर का इशू है, उसके लिए रेफरेंडम करवाने की बात की जाती है कि लोगों से पूछा जाए कि उनको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान के साथ में जाना है। तो रेफरेंडम इज जस्ट लाइक येस या नो, यहाँ या वहाँ। ठीक है, तो रेफरेंडम भी करवाया गया किस चीज़ के लिए? कि जो जुलाई में नेशनल चार्टर एक बनाया गया था, क्या उसको लॉ में चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्शंस में जब लोगों ने वोट दिया, तो 2 वोट दिए गए। एक वोट था कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करना है, दूसरा वोट ये था कि आपको जो जुलाई में नेशनल चार्टर लाया गया था 2024 में, क्या उसको लॉ में चेंज करना है या नहीं करना है। अब इस नेशनल चार्टर को हम लोग ईज़िली अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुलाई नेशनल चार्टर का मतलब क्या है? जब 2024 में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो शेख हसीना है, उनको ये माना गया कि वो अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ चुकी थी। उन्होंने जो सारी सैचुरेशन होती है अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन रूल की, वो वहाँ तक पहुँच गई थी, उस हद तक पहुँच गई थी। तो लोग उससे फ्रस्ट्रेटेड थे। ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया कि शेख हसीना को तो हटाया, साथ में उन्होंने कुछ और एक ऐसी हैंडबुक बनाई, एक ऐसी रूल बुक बनाई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये थे कि नेक्स्ट कोई लीडर अगर बांग्लादेश में बनेगा, तो वो लीडर खुद को अथॉरिटेरियन लीडर में चेंज ना कर पाए। ऐसे, क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी थी, उन्होंने ऑलरेडी बांग्लादेशी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे एंड उन चेंजेस के बाद से कोई भी एक लीडर अगर बनता है बांग्लादेश में, तो वो अपने आप ही अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ जाएगा। तो उन चेंजेस को वापस से चेंज करना, साथ में कुछ नए चेंजेस को लाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने क्या, एक मिलकर एक चार्टर बनाया, 84 पॉइंट चार्टर। उसमें 84 पॉइंट्स थे एंड वो सारे के सारे पॉइंट्स किसको बता रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को। नाउ लेट्स स्टडी दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2026 में जो जनरल इलेक्शंस हुए, 12 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए, उनमें लाइक देयर वर टू थिंग्स। फर्स्ट वाज द वोट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द अदर वोट वाज फॉर द नेशनल चार्टर। रेफरेंडम वोट था। तो यहाँ पर जो नेचर था इसका, लाइक इट वाज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं जो कि अथॉरिटेरियन रूल को चेक करें। ठीक है, नाउ इसका रिजल्ट क्या रहा? तो इट वाज अ ओवरवेलमिंग येस। ठीक है, लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स होने ही चाहिए, ताकि आगे कोई लीडर खुद को एक अथॉरिटेरियन लीडर की तरह एस्टैब्लिश ना कर पाए इन बांग्लादेश। अब इसमें क्या-क्या कुछ रिफॉर्म्स हैं, लाइक 84 पॉइंट्स थे, पर उनमें से कुछ रिफॉर्म्स हम लोग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे चेक किया जाएगा कि अथॉरिटेरियन रूल ना हो बांग्लादेश में नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव लिमिट रखी गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव लिमिट रखी गई है कि कोई भी एक बंदा जो भी पीएम बन रहा है, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं टर्म सर्व कर सकता है एज अ पीएम इन बांग्लादेश। ठीक है, तो 2 टर्म्स मैक्सिमम है एक आदमी के लिए या फिर एक औरत के लिए एज अ पीएम इन बांग्लादेश। ठीक है, जैसे अभी शेख हसीना है, वो 15 ईयर्स तक पीएम रही, मतलब 3 टर्म्स उन्होंने सर्व किए। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या था, एक अथॉरिटेरियन लीडर बनने के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस था। बट पीएम टर्म लिमिट जब आप सेट कर दोगे इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप किसी भी लीडर को 2 साल से ज़्यादा नहीं देखोगे। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज लेजिस्लेटिव रीस्ट्रक्चरिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बांग्लादेश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, तो कम चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे अब कोई भी लॉ बन रहा है, तो डायरेक्टली लोअर हाउस से पास होके एंड वो फाइनली लॉ बन जाएगा। ठीक है, कोई भी बिल यहाँ पे आया, वो डायरेक्टली लोअर हाउस से पास होके एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये एक
कम चेक पॉइंट है, ठीक है। अब हम एक और लोअर हाउस के साथ में एक अपर हाउस भी ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा कि 2 चेक पॉइंट्स हैं। यहाँ से अगर कोई बिल जाता है तो वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर रिफॉर्म लाना होगा तो इनसे भी बात होगी, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक इन इंडिया। तो इसलिए इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है लोगों ने कि शिफ्ट टू बाई कैमरल सिस्टम, ठीक है। एंड अपर हाउस में 100 मेंबर्स को प्रपोज किया हुआ है। अब ये कैसे होगा? तो जो न्यू पार्लियामेंट बनेगी, अब ये बीएनपी गवर्नमेंट जो बनेगी, जो बीएनपी अपनी पार्टी से गवर्नमेंट बनाएगी, तो उस पार्टी को ये सबसे पहला काम दिया गया है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, सॉरी, जो पार्लियामेंट है उसको चेंज कर देना है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूप में, ठीक है। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल डिसाइड कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको लॉ बनाया जाएगा, किस 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 पॉइंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी होंगी जब ये न्यू गवर्नमेंट बन जाएगी, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अवामी लीग जो है वो कब से कब तक पावर में रही। एंड मैंने 15 ईयर्स बताया, तो 2009 से एंड 2024 तक, अगस्त तक, जो शेख हसीना है वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं। एंड द पीरियड वाज 15 ईयर्स, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी बिग लॉन्ग पीरियड। नाउ इंटरिम गवर्नमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको पीरियड बताया है, बट लेट्स डिस्कस इट अगैन। यहाँ पे अगस्त 2024 when Sheikh Hasina was ousted, after that it was decided by the Bangladeshi officials and Bangladeshi गवर्नमेंट एट द टाइम कि एक इंटरिम या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। एंड अगस्त 2024 से ही ये बनाई बनाई गई एंड फरवरी 2026 तक ये फाइनल इसका रहा है, ठीक है। एंड हेड थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। एंड इनके मेजर रोल्स क्या थे? इनको काम दिया गया था कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि अब पीएम को हटा दिया गया है, गवर्नमेंट को हटा दिया गया है 2024 में, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसके लिए जो जनरल इलेक्शंस करवाने की काम है वो किसको दिया गया? दिस पर्टिकुलर इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने जो जुलाई चार्टर रेफरेंडम है उसको भी प्रपोज किया। तो 2 काम इन्होंने किए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब now this section of this news video or the next slide is very important for you if you're preparing for SSB, क्योंकि अगर आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं एंड आपको पॉइंट्स रखने हैं रिलेटेड टू इंडिया, तो ये स्लाइड आपको पढ़ के जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से, इवन पिछले कुछ महीनों से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स क्यों सामने आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि T20 में, जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पर उनका कहना ये है क्योंकि T20 बांग्लादेश में होस्ट किया जा रहा है, सॉरी इंडिया में होस्ट किया जा रहा है, इसलिए वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदूज के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। एंड इंडिया अगर उस पर कुछ भी बयान देता है तो उल्टा जो बयान आता है बांग्लादेश की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव होता है, ठीक है। तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कुछ महीनों से बन के सामने आ रहे हैं एंड उनके पीछे हम लोग रीजंस को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ भी बात को प्रूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो आज ही बने हैं या फिर कुछ महीनों पहले बने हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। ये जो सेंटिमेंट्स हैं दे बिल्ट ओवर 15 ईयर्स एंड दिस 15 ईयर टाइम पीरियड वाज दैट टाइम पीरियड जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। एंड ये जो सेंटिमेंट्स हैं दे एक्सप्लोडेड आफ्टर अगस्त 2024 आफ्टर द फॉल ऑफ शेख हसीना। तो जैसे ही शेख हसीना निकली कंट्री से, उसके बाद लोगों के अंदर जो गुस्सा था इंडिया को लेकर वो सामने आ गया। एंड वो गुस्सा किस लिए था? क्योंकि लोगों को लगता था कि इंडिया वाज बैकिंग अ डिक्टेटर। अब डिक्टेटर कौन है यहाँ पे? शेख हसीना। मैंने आपको बताया कि शेख हसीना ने एस्टैब्लिश किया हुआ था एक अथॉरिटेरियन रूल। वो चाहती थी कि जो भी होगा वो उस उनके अकॉर्डिंग होगा। विनर टेक्स द ऑल वाली आइडियोलॉजी थी उनकी। एंड उसकी वजह से लोगों को लगता था कि क्योंकि इंडिया वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश एंड हमेशा से इंडिया सपोर्ट करता है शेख हसीना की पॉलिसीज़ को। एंड शेख हसीना भी प्रो इंडिया रही है। तो लोगों को यही लगता था कि इंडिया वॉज बैकिंग, इंडिया वॉज इनडायरेक्टली बैकिंग द इलेक्शंस, इंडिया वॉज इनडायरेक्टली बैकिंग द शेख हसीनास टेन्योर, ठीक है। तो दैट्स वाई एक ये रीज़न था। एंड एक्चुअली मेन रीज़न यही था। अगर शेख हसीना की बात करें, शेख हसीना की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया वाज सीन एज अ मेन सपोर्टर ऑफ हसीना फ्रॉम 2009 टू 2024। अब उसके बाद में चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स हो गई क्योंकि शेख हसीना को हम सपोर्ट कर रहे थे। लाइक इट वाज अ वेरी ट्रू थिंग कि इंडिया वाज सपोर्टिंग शेख हसीना। लाइक वी डोंट नो द जो पीछे चल रहा है, हमें वो चीज़ें नहीं पता होती, बट इन दी एंड हमें पता है कि शेख हसीना को इंडिया सपोर्ट कर रहा था। बट उसके बाद में भी इंडिया इंडिया ने शेख हसीना को सपोर्ट किया। एंड उस वो जो वजह है वो और भी इंपॉर्टेंट बन गई एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के लिए। तो शेख हसीना अब इंडिया में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शेख हसीना जब 2024 में उनको
बांग्लादेश से निकाला गया तो वो इंडिया में आके आके शेल्टर लेने लगी। ठीक है, सो हसीना टुक शेल्टर इन इंडिया इन अगस्त 2024 एंड दैट वाज द रीजन फॉर पब्लिक एंगर कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया इज रिफ्यूजिंग द एक्सट्रेडिशन ऑफ दिस फ्यूजिटिव। ठीक है, जो बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शेख हसीना को फ्यूजिटिव समझते हैं, एक ऐसा क्रिमिनल समझते हैं जो जिन्होंने बांग्लादेश के साथ में क्राइम्स किए हैं, बट वो अब आके छुप गई है इंडिया में। नाउ क्योंकि इंडिया उसे शेल्टर दे रहा है एंड वो वापस भेजने के लिए भी मना कर रहा है, इसलिए लोगों के अंदर और भी पब्लिक जो एंगर है वो इंक्रीज हो गया है। एंड मोरओवर हर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से स्टेटमेंट्स देती रहती हैं बार बार में, फ्रॉम इंडिया वर्स एंड द एंगर। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है और उसको और वर्स करने के लिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक फ्यूल की तरह काम कर रही हैं, जो फायर को इंक्रीज करती जा रही हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया को हमेशा से एक सपोर्टर माना गया है, किसका? शेख हसीना का। एंड शेख हसीना वाज सीन एज डिक्टेटर इन बांग्लादेश। एंड द सेकंड थिंग इज कि अभी जो इंडिया रिफ्यूज कर रहा है उनके एक्सट्रेडिशन के लिए, वो भी एक एंगर का इशू बन जाता है। ठीक है, नाउ नॉट जस्ट दिस थिंग, थर्ड थिंग इज द अनइक्वल डील नरेटिव। तो यहाँ पर क्योंकि शेख हसीना के साथ में जो डील्स हुई हैं इंडिया की, उनमें लोगों को यही लगता है कि जो ये डील्स हैं ये फेवर करती हैं इंडिया को ज़्यादा एंड बांग्लादेश को कम। ठीक है, तो यहाँ पे की इश्यूज कौन कौन सी डील्स हैं, दीज इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीस्ता रिवर वाटर ट्रीटी जो कि अभी पेंडिंग है एंड ये फेवर करती है बांग्लादेश को, बट इंडिया इसको अभी भी पेंडिंग में रखा हुआ है। ठीक है, इसको साइन नहीं किया गया है। बाकी जो इंडिया के जो ट्रांजिट एंड पोर्ट एक्सेस है वो बांग्लादेश के थ्रू मिलता है एंड वहाँ पर इंडिया को ज़्यादा फेवर मिलता है, क्योंकि आप बांग्लादेशी लैंड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। पहले तीस्ता रिवर वाला हम समझते हैं। तो तीस्ता रिवर वाटर ट्रीटी क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो बांग्लादेश है, लाइक हियर यू कैन सी इन द मैप, यहाँ पे आप मैप में इजीली देख सकते हो कि जो वेस्ट बंगाल है यहाँ से तीस्ता रिवर आती है एंड इट एंटर्स इन बांग्लादेश। ठीक है, वो सिक्किम से आती है ऊपर से। तो यहाँ पर जब ड्राई सीजन होता है, ड्राई सीजन कब होता है? जब विंटर के टाइम पे। ठीक है, तब पानी कम होता है इस तीस्ता रिवर में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वाटर जो शेयरिंग है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है उसकी गवर्नमेंट ये बोलती है कि क्योंकि अगर हम लोग बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा पानी डाइवर्ट कर देंगे तो उनके फार्मर्स जो हैं उनके लिए इरिगेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएंगी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर वाटर शेयरिंग है वो नहीं होती है। अगर वो ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, जिसको अभी वेस्ट बंगाल ब्लॉक कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो ये दोनों कंट्रीज हैं उनको बराबर पानी मिलेगा एंड इनके जो फार्मर्स हैं, बांग्लादेश में जो फार्मर्स हैं, उनके लिए इजीली इरिगेशन के लिए एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। तो तीसरा रिवर वाटर ट्रीटी जो है वो भी साइन नहीं की गई है। तो वो भी एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट के लिए एक मेन रीज़न है। दूसरा, इंडिया गेट्स ट्रांजिट एंड पोर्ट एक्सेस। अब ये क्या है, एक इंडिया की तरफ से एक प्लान है कि जो बांग्लादेश, अब आपको पता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो नेबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, एंड यहाँ से ये जो मेन लैंड इंडिया है, अगर हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करना है फ्रॉम आर लैंड ओनली, तो हम लोग को पास करना पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि 22 किलोमीटर लॉन्ग, सॉरी, वाइड एक कॉरिडोर है। तो ये क्या है, हमारे लिए एक चोक पॉइंट की तरह है। अब 22 किलोमीटर में आप कितने ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप ये यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया ने प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ से जो बांग्लादेश लैंड है इसको यूज़ करके हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करेंगे, एंड नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट, वी विल एक्सेस द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो। यहाँ पे जो चित्तगोंग पोर्ट है बांग्लादेश का, ठीक है, इन पोर्ट्स को यूज़ करके हम लोग जो बे ऑफ बंगाल है उसको भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लोगों को ये लगता है, बांग्लादेशी लोगों को ये लगता है कि क्योंकि दे आर यूजिंग आर लैंड। ठीक है, यहाँ पर इंडिया इज सेंडिंग देयर ट्रक्स, इंडिया इज यूजिंग बांग्लादेशी ट्रेन्स टू एज अ फ्रेट ट्रेन। तो यहाँ पर बांग्लादेश के लिए क्या प्रॉफिट है? ठीक है, बांग्लादेश को तो कुछ नहीं मिल रहा है, इवन उनकी सोवरेनिटी जो है वो हर्ट हो रही है। ठीक है, उस पे बात आ रही है कि दूसरे कंट्री से कोई भी मटेरियल जा रहा है एंड दे आर यूजिंग बांग्लादेश लैंड टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं दे आर एंटी फॉर इंडिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिलीजन एंड मीडिया टेंशंस। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मैंने जिस पे एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया में जो हिंदूज हैं, बांग्लादेशी हिंदूज हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट निकल के आया था सामने बीच में, जब ये वॉयलेंस चल रही थी इन बांग्लादेश।
तो एक दीपू चंद्र दास जो था हिंदू आदमी था, उसको मारा गया था। एंड उसके बाद से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रोटेस्ट हुए। तो यहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ पे, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं इन इंडियन मीडिया। एंड उसकी वजह से जो इंडिया है उनमें एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है वो हिंदू मेजॉरिटी है, बट बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं। एंड इन माइनॉरिटीज़ पे जो वॉयलेंस होगी, तो जो यहाँ के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दीज वर द स्टेटमेंट्स, या फिर दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से जो लोग हैं बांग्लादेश में, वो इंडिया को एज अ एनिमी, एज एन एनिमी समझते हैं, एक फ्रेंड नहीं समझते हैं। जो बिग ब्रदर वाली जो पॉलिसी थी इंडिया की, इंडिया हमेशा से खुद को एक बिग ब्रदर कंसिडर करता था इन केस ऑफ बांग्लादेश, बट लोग इसको समझते थे डोमिनेंट ब्रदर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये देखा। बाकी नेक्स्ट इज क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं इंडिया के लिए, एंड क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए एक्चुअली। तो जब भी न्यू गवर्नमेंट आती है, ठीक है, बीएनपी अभी अभी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसके बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि पुराने उनकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, अगर पहले इनकी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे चैलेंजेस क्या थे, उन चैलेंजेस को कंसिडर करके हम लोग फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं उनको अज्यूम करते हैं, उनको पता लगाते हैं। ठीक है, अभी आवामी लीग जब से थी, तो इंडिया के साथ में दे वर एक्टिंग वेरी फ्रेंडली। ठीक है, जो शेख हसीना थी वो वेरी फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ में, इंडिया के साथ में चल रही थी, प्रो इंडिया उनके सेंटिमेंट्स थे। ठीक है, बाकी बीएनपी जब 2006 से 2009 में पावर में थी, तो उस टाइम पे हमने देखा कि इंडिया में जो इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। आई थिंक आपको पता होगा, देर आर सम इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे उल्फा है, ठीक है, जो असम में ऑपरेट करता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे जब 2006-2009 में बीएनपी गवर्नमेंट थी। बट जैसे ही 2009 में शेख हसीना की गवर्नमेंट सामने आई, उन्होंने इलेक्शन जीता, तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है वो बिल्कुल कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो शेख हसीना गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली किसको हैंडल कर रही थी, इन हैंडलर्स को एंड इन इंसर्जेंट्स को, जो कि कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, ये दिस इज नॉर्थ ईस्ट, एंड यहाँ पर बांग्लादेश है। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स क्या करते थे, बांग्लादेश में जो डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे पहले अपना एक्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे ही उनको कोई भी फोर्सेस पकड़ने के लिए आएंगे, तो वो यहाँ से छुपकर बांग्लादेश के डेंस फॉरेस्ट में आके छुप जाएंगे। तो उनके खिलाफ एक्शन लिया था अवामी लीग ने, जो ये शेख हसीना गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपना एक्शन लिया था। तो और उसके बाद से आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी बिल्कुल ही कम हो गई थी। बट अब जब न्यू गवर्नमेंट आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग को चैलेंजेस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बांग्लादेश सिट एट स्ट्रैटेजिक क्रॉस रोड्स। ठीक है, स्ट्रैटेजिक क्रॉस रोड्स क्यों है? क्योंकि ये कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीच में है। इंडिया का जो मेन लैंड है एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में बांग्लादेश यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, एंड इट इज़ क्लोज टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इज अगैन स्ट्रैटेजिक फॉर इंडिया, कि चाइना हमेशा से बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस चाहता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई इट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब से जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने चाइना में विजिट किया। ठीक है, उन्होंने इवन पाकिस्तान के जनरल से मीटिंग्स की। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया के अलावा भी जो बांग्लादेश है वो ऑप्शंस को खोजे, एक्सप्लोर करे। तो चाइना एंड पाकिस्तान उनके लिए एक न्यू ऑप्शन सामने आ रहा है। बट हमारे लिए ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ही डैमेजिंग हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से यही चाहता है कि इंडिया को कैसे भी करके उसमें डिस्ट्रक्शंस किया जाए, उनको डिवाइड किया जाए। ठीक है, वाई? क्योंकि बांग्लादेश वाज द ईस्ट पाकिस्तान। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे 1947 से 1971 तक पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, एक वेस्ट पाकिस्तान जो अभी अब है, एंड एक ईस्ट पाकिस्तान, एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज दिस बांग्लादेश। ठीक है, जिसको 1971 में इंडिया की हेल्प से लिबरेट करवाया गया था फ्रॉम दिस वेस्ट पाकिस्तान। तो एक तरह से दिस क्रिएटेड अ वुंड। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ स्कार कि इंडिया ने हमें अलग करवाया है, तो हम लोग को भी बैक फायर करना है, हम लोग को भी बैक कुछ जवाब देना है। ठीक है, सो बांग्लादेश लॉस्ट पाकिस्तान लॉस्ट बांग्लादेश आफ्टर 1971 वॉर, एंड दिस क्रिएटेड अ वुंड। एंड उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि वी कांट डिफीट इंडिया मिलिटरीली, वी वीकन इट इंटरनली।
हमेशा से यही देखने को मिला है इन हिस्ट्री ऑल्सो कि आईएसआई जो कि मेन कल्प्रिट है बिहाइंड एनी एक्टिविटीज जो इंडिया में होती हैं, इंसर्जेंट एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी एक्सप्लोजन हो रहा है, तो आईएसआई इज बिहाइंड दैट एक्टिविटी। तो आईएसआई इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने हमेशा से बांग्लादेश में कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करवाए हैं, इंसर्जेंट्स को बैक किया है जो कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, जब 1990 से 2000 तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रही हैं। तो अब जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, अगर पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस अच्छे होते हैं इन गवर्नमेंट के, या फिर ये गवर्नमेंट अलाउ करती है ऐसी एक्टिविटीज़, तो मे बी ये जो चीज़ें पहले होती थी इंडिया में, इंसर्जेंसी पहले होती थी नॉर्थ ईस्ट में, वो इंक्रीज़ हो सकती है। एंड नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट, नक्सलिज्म जिसके लिए हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम लोग चाहते हैं कि 2026 मार्च तक वो कम्प्लीटली वानिश हो जाए इंडिया से, वो भी इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ में बॉर्डर शेयर करे, वो वेस्ट बंगाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वहाँ पे तो नक्सलबारी विलेज है जहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी नक्सलिज्म की। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज चाइनाज फुटप्रिंट। हम लोगों ने दो राइवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, जो अगर बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं तो हमारे लिए एक नेगेटिव होगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज चाइना। तो जो चाइना है वो कुछ भी ऐसे एक्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टली वेपन सप्लाई नहीं करता है, वो डायरेक्टली इंसर्जेंट्स को हेल्प नहीं करता है। वो क्या करता है, वो उसकी अलग स्ट्रैटेजी है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि वो बनाएगा, वो देगा लोगों को सीमेंट, लाइक वो देगा बांग्लादेश को सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लॉजेस। इट मीन्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वो कंट्रीज को डेट में डालता है। ठीक है, डेट में अगर कंट्रीज जाएंगी तो वो इवेंचुअली उनको बात माननी पड़ेगी किसकी, चाइना की। जैसे अगर कोई भी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाती है चाइना के हेल्प से, तो फाइनली यही देखने को मिला है कि हमेशा वो कंट्री डेट में जाती है। ठीक है, नाउ बांग्लादेश क्या ऑफर करता है चाइना के लिए, लाइक व्हाई इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर चाइना। तो यहाँ पे एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल, चाइना के पास जो है कोई भी बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली उनका बॉर्डर नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं बे ऑफ बंगाल से, तो वो चाहते हैं कि या तो वो बांग्लादेश के थ्रू या फिर म्यांमार के थ्रू बे ऑफ बंगाल को एक्सेस कर पाए। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो ऑफर्स अप्रोक्सिमिटी टू इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो हमेशा से चाइना चाहता है कि वो इंडिया को इनसर्कल कर ले, उसके जो कोस्ट है उसको इनसर्कल कर ले, ताकि उसकी एक्टिविटीज़ को वो नज़र रख पाए, एंड बाद में अगर कोई भी वॉर होती है तो डायरेक्टली वो यहाँ से एक्ट कर पाए। ठीक है, श्रीलंका से वो ऑलरेडी बात कर रहा है, देन मालदीव्स के साथ में उन्होंने बात की है। तो बाकी जो नेक्स्ट देखने को मिला वो तो अलग चीज़ है, पर वो यही चाहता है कि बांग्लादेश भी एक ऐसी उनकी फ्रेंड कंट्री बन जाए जो इंडिया में नज़र रखने में, इंडिया पे नज़र रखने में काम आए। ठीक है, एंड इट ऑल्सो वांट्स कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ वल्नरेबल कॉरिडोर। जो 22 किलोमीटर चिकन नेक जिसको बोला जाता है, कि अगर उस नेक को तोड़ दिया गया तो पूरा का पूरा जो इंडिया है, वो मेनलैंड इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट से अलग हो जाएगा। एंड चाइना क्या चाहता है, उसकी जो नज़र है वो अरुणाचल प्रदेश पे है। ठीक है, इट वांट्स कि अरुणाचल प्रदेश उसके हिस्से में आए, क्योंकि वो सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश वाज द पार्ट ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना वांट्स ये तीनों थिंग। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में एक्सेस चाहता है, हमारे ईस्टर्न कोस्ट में नजर रखना चाहता है, एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर से प्रॉक्सिमिटी चाहता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंडिया है वो जानता है कि जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इट इज़ अ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बांग्लादेश में इन एनी केस चाइना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, कोई पोर्ट डेवलप करता है, तो वो डुअल यूज होगा। डुअल यूज किस सेंस में, सिविलियन तो आज है पर मिलिट्री टुमारो। अगर कोई भी लड़ाई होती है इन विद चाइना, तो वो यहाँ से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके डायरेक्टली इंडिया पे अटैक करेगा। ठीक है, एंड चाइनीज नेवल एक्सेस के लिए भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग एंड नियर इंडियन कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि प्रॉक्सिमिटी टू इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट की जो पीस है, नॉर्थ ईस्ट में जो पीस है, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन दिल्ली, इट इक्वली डिपेंड्स ऑन ढाका, मीन्स बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में अगर स्टेबिलिटी रहेगी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चेक करती रहेगी, जो इंसर्जेंट्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको हैंडल करती रहेगी, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, सो दीज वर द चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए इन दिस वीडियो रिलेटेड टू द बांग्लादेश। अब लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है अबाउट बीएनपी, क्योंकि बीएनपी इज द पार्टी जो जिसकी जो गवर्नमेंट है वो बनने वाली है इन द नेक्स्ट
दिस इन द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 17th को जो पीएम डिसाइड होंगे एंड जो पीएम बनेंगे तारिक रहमान, उनकी जो पार्टी है उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। तो बीएनपी का जो रूल है उसकी थोड़ी हिस्ट्री आप जान लीजिए। 1991 से 1996 ये जो पार्टी थी इसको ये फॉर्म हुई थी 1978 में। एंड ज़ियाउर रहमान ने इसको फॉर्म किया था, जो तारिक रहमान के फादर हैं, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। बाद में उनकी डेथ के बाद में, एक्चुअली असैसिनेशन के बाद में, ये जो उनकी मदर हैं, तारिक रहमान की मदर खलीदा ज़िया, ये पीएम बनी 1991 से 1996 तक। देन उनकी जो सेकंड टर्म थी वो 2001 से 2006 तक थी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इनकी सेकंड टर्म है एंड ये इन्होंने एक्चुअली अलायंस के थ्रू इन्होंने सर्व की थी ये टर्म। बीएनपी लेड अलायंस थी, उनके थ्रू इन्होंने ये टर्म सर्व की थी। एंड द दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो बताती है कि बीएनपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें इंडिया के लिए क्या है, उनकी आइडियोलॉजी इंडिया को लेकर क्या है, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो उनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो वो बताता है कि बांग्लादेश विल नॉट इंटरफेयर, लाइक दिस इज एन यूफेमिज्म, दिस इज अ यूफेमिज्म, जहाँ पे डायरेक्टली इंडिया को यहाँ पे कोट किया जा रहा है एंड ये बोला जा रहा है कि बांग्लादेश विल नॉट इंटरफेयर इन अदर स्टेट्स, ठीक है, in their internal matters and will not allow the interference in its own matters। तो जैसे इंडिया हमेशा से बिग ब्रदर समझता था खुद को एंड हर जो उनके इंटरनल मैटर में इन्फ्लुएंस उनका होता था इंडिया का, अब ये बांग्लादेश चाहता है कि वी डोंट वांट योर डोमिनेंस प्रेजेंट इन बांग्लादेश, वी वांट कि आप फ्रेंडली रहो बट डोमिनेंट ना रहो, ठीक है। तो बांग्लादेश चाहता है कि हम लोग खुद इंटरफेयर किसी भी स्टेट में नहीं करेंगे, बट वी विल नॉट ऑल्सो अलाउ other states interference in our own matters। And it also spoke of a zero टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म। तो ये अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो मैं बात कर रही थी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे एक्ट करेगी ये बीएनपी गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे भी उसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है कि इट विल कीप अ पॉलिसी, अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म। So this was read as an euphemism for no anti-India activities in Bangladesh, ठीक है। ये इस it was a directly an euphemism। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इस पूरी वीडियो के थ्रू कि हाउ बांग्लादेश हैज़ नाउ बिकम अ कंट्री जो कि इंडिया को एक बिग ब्रदर की तरह नहीं देखता है। अब नो मोर, इंडिया इज नो मोर अ बिग ब्रदर बट अ फ्रेंड, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपने देखा कि इलेक्शन में कौन जीता, उसके बाद में हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए, बाकी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स क्यों निकल के सामने आ रहे हैं इन बांग्लादेश। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ।